हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज चैप्टर नंबर 3, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10 सिविक्स। ठीक है, इसकी एक वीडियो मैं करवा चुका हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि जेंडर रिलीजन और कास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका जो पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझने वाले हैं। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं, नेचुरल और आपका सोशल डिफरेंस। ठीक है, बताया था मैंने आपको। और जो ये आपका जेंडर रिलीजन और जो कास्ट के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है लोगों में, है ना, वो कौन सा डिफरेंस होता है, वो सोशल डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जेंडर एंड पॉलिटिक्स। मैंने बताया था 3 टॉपिक्स हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो सबसे पहले लेते हैं जेंडर और पॉलिटिक्स की। मतलब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर किस तरीके से, जेंडर के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइडेड है। लोग है ना जो जेंडर के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइडेड हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम हुई, और जब जेंडर का जो डिवीजन है जब पॉलिटिक्स में आया तो उससे पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और पॉलिटिक्स का जेंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जेंडर डिवीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। समझे? तो हम पूरा इसको समझेंगे, जेंडर को समझ करके उसका पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अच्छा, ये आपको मैं एक लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ बेसिकली कि जो अपना जो मेल और फीमेल में जो ऑर्गन के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है, ऑर्गन यानी कि पार्ट्स के बेसिस पे, तो सेक्सुअल डिफरेंस होता है, वो नेचुरल होता है। क्या होता है? वो नेचुरल होता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, वो हमने नहीं बनाया। ऑर्गन के जो पार्ट जो ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल के, वो हमने थोड़ा बनाया है, वो तो बाई नेचुरल है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि जो हमने जो जेंडर डिवीजन किया है, वो जेंडर डिवीजन क्या है, सोशल डिफरेंस। वो सोशल डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? वो सोशल डिफरेंस है, वो नेचुरल डिफरेंस नहीं है। मतलब वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। बताया था मैंने आपको जेंडर डिवीजन क्या होता है कि मेल और फीमेल के बीच में वर्क, काम को लेकर के डिवाइड कर देना, कलर को लेकर के, कमोडिटी यानी कि वस्तुओं को लेकर के क्या कर देना, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देना। तो दैट इज जेंडर डिवीजन, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, और जेंडर डिवीजन क्या होता है? सोशल डिफरेंस होता है। लेकिन हम अभी तक क्या मांग के चल रहे थे? हम अभी तक ये मांग के चल रहे थे कि जो जेंडर डिवीजन है ना वो नेचुरल है। वो नेचुरल नहीं है भाई, वो सोशल है। वो नेचुरल कैसे हो सकता है? अच्छा, पहले मैं भी क्या मांग के चलता था इसको, जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था 10th 11th 12th में, तो उस समय मैं भी क्या मांग के चलता था बताइए, इस जेंडर डिवीजन को नेचुरल डिफरेंस मांग के चलता था कि जो मेल और फीमेल का जो काम, मेल और फीमेल का जो डिवाइड किया हुआ है किसके बेसिस पे, काम को लेकर के कि मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगे, तो ये तो नेचुरल है। ये तो शुरू से ऐसा होता हुआ आ रहा है। नहीं, शुरू से ऐसा होता नहीं आ रहा है, वो हमने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने क्रिएट किया था। अब कुछ टाइम पहले जाकर के हमको ये पता चला। तो बेसिकली क्या है कि जेंडर डिवीजन क्या है, हम पहले क्या समझते थे कि द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, बट दिस इज सोशल एंड चेंजेबल। हम क्या समझते थे, मैं भी समझता था कि जो जेंडर डिवीजन है, हमने जो मेल और फीमेल को डिवाइड किया है काम को लेकर के, कलर को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के कि ये वस्तु इसकी है, ये वस्तु इसकी है, तो वो नेचुरल नहीं है भाई। वो नेचुरल नहीं है और वो अनचेंजेबल नहीं है। वो क्या है? सोशल है, क्योंकि वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। अगर कोई चीज सोसाइटी ने क्रिएट की है ना तो वो चेंजेबल है। भाई जी बताइए, कोई चीज मैंने क्रिएट की है तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन जो नेचुरल है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो सोशल जो हमने बनाया, जो ह्यूमंस ने बनाया है, वो चेंजेबल होता है। ठीक है, तो जेंडर डिवीजन क्या है? सोशल है, वो चेंजेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा दिस इज हिरार्कियल सोशल डिवीजन। अच्छा, दूसरा ये जो आपका जेंडर डिवीजन है ना, तो जेंडर को डिवाइड किया हुआ है, मेल और फीमेल को डिवाइड किया हुआ है बेसिकली इसके बेसिस पे, काम को लेकर के, कलर को लेकर के, गुड्स को लेकर के, तो वो हायरार्किकल डिवीजन है। मतलब ऐसे एक्चुअली क्या हुआ कि हायरार्की मतलब क्या होता है, बड़ा फिर छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से। तो हुआ क्या बेसिकली, एक डिवीजन क्रिएट कर दिया समाज ने, सोसाइटी में क्या कर दिया गया है, एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया कि जो 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 बड़े काम है वो तो कौन करेगा? मेल यानी कि पुरुष। और जो छोटे काम है वो कौन करेगा? महिलाएं। तो क्या बना दी बताइए? एक हायरार्की बना दी। क्या बना दी? हायरार्की, कि बड़े काम के लिए पुरुष, छोटे काम के लिए औरतें यानी कि फीमेल्स। तो ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली। अब मैंने बताया आपको कि जेंडर डिवीजन जो होता है ना, जेंडर के बेसिस पे हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जेंडर डिवीजन बना दिया। तो वो काम को लेकर के भी हो सकता है भाई, मेल और फीमेल में हम क्या कर सकते हैं, काम को लेकर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कलर को लेकर के कि ये कलर इसका है मेल का, ये कलर फीमेल का है। वस्तुओं को लेकर के ये वस्तु उसकी है, ये वस्तु उसकी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिए बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर डिवीजन। अच्छा, तो सबसे मेन जो डिफरेंस होता है ना जेंडर डिवीजन में, वो होता है काम को लेकर के। किसको लेकर के? काम को लेकर के, कि हमने क्या कर दिया, काम को लेकर के बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया मेल में और फीमेल में।
कि ये जो काम है पर्टिकुलर वो तो फीमेल ही करेगी और ये जो काम है बेसिकली वो मेल ही करेगा। तो उसको बताऊं हम क्या बोलते हैं, जब काम को लेकर के हम डिफरेंस क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। क्या बोलते हैं? पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। ये जो डिवीजन होता है वो काम को लेकर के होता है जेंडर डिवीजन ही है, लेकिन जेंडर डिवीजन किस बेसिस पे है? काम को लेकर के। कि हमने क्या कर दिया कि हमने दो डिवीजन बना दिए काम को लेकर के, एक पब्लिक डिवीजन एक प्राइवेट डिवीजन बेसिकली। ठीक है, तो अब प्राइवेट डिवीजन किसके लिए होता है? वुमेन्स के लिए, मतलब प्राइवेट वर्क किसके लिए है? वुमेन्स के लिए। और पब्लिक वर्क किसके लिए हो गया? मैन के लिए। मतलब वो काम जो प्राइवेट होते हैं, जो घर के काम होते हैं, छोटे काम, उसको हमने किस तक, उसको हमने बोला कि ये काम तो केवल कौन करेगी? महिलाएं, वुमेन्स करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे। और दूसरा कौन सा? जो पब्लिक वर्क होते हैं, पब्लिक में जाने के, एक्सपोज करने के, वहां पे बाहर कमाने के पैसा, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा बताइए? वो काम मैन करेंगे। यानी घर के जो कुकिंग का काम है, सफाई का काम है, घर पे रह करके वो सब काम करेंगी महिलाएं। और जो बाहर के जितने भी काम है बड़े बड़े, वो कौन करेगा? पुरुष। तो ये हमने क्या बना दिया बताइए? हमने ये डिफरेंस कर दिया बेसिकली। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। समझ में आ गया? ठीक है, तो पब्लिक वर्क वुमेन्स के लिए, सॉरी प्राइवेट वर्क वुमेन्स के लिए, पब्लिक वर्क मेंस के लिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें वही लिखा हुआ है बेसिकली, ध्यान रखना। तो ये किसके बेसिस पे बताइए डिवीजन? ये वर्क के बेसिस पे। और वर्क के बेसिस पे बहुत बड़ा डिवीजन शुरू से हमने क्रिएट कर दिया था, ये वाला डिवीजन मेल और फीमेल में। ठीक है, और ये सोशल डिवीजन है। ठीक है, अच्छा देखो क्या लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वुमेन डू ऑल द वर्क्स इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, इटीसी। तो प्राइवेट वर्क में क्या आती है? सारी महिला जो घर के काम होते हैं ना वो आते हैं। क्या बोल दिया गया कि महिला सारे काम करेंगी। घर के काम कौन करेगा? महिलाएं। मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, घर के बाहर के जितने भी काम है वो कौन करेगा? तो ये अवधारणा बना दी, ये स्टीरियोटाइप्स बना दिए, ऐसा बना दिया समाज ने कि ये काम तो बांट दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है कि वुमेन ऑल्सो डू वर्क आउटसाइड द दियर होम। देखो एक्चुअली क्या होता है कि वुमेन जो होती है ना वो घर के बाहर भी काम करती हैं। भाई आपको पता होगा कि काफी सारी औरतें ऐसी तो जो घर का काम भी करती हैं, वो घर के बाहर जाकर कमाती भी हैं, तो घर का भी काम भी करती है, घर के बाहर जाकर भी काम करती हैं। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वुमेन ऑल्सो डू वर्क आउटसाइड द होम। जैसे एग्जाम्पल, वुमेन इन एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया। आपको पता होगा कि ग्रामीण इलाके में, गाँवों में क्या होता है, आज भी महिला क्या करती है? खेती बाड़ी करती है, पता है ना? खेती कौन करता है? महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं करती हैं। गाय को संभालना कौन करता है? महिलाएं करती हैं। तो वो कौन सा काम हो गया? बाहर का काम हो गया, वो वाला। ठीक है, एग्रीकल्चर। वुमेन इन ऑफिस, आपको पता होगा अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में, ऑफिस में महिला भी काम करती हैं कुछ टाइम के लिए, करती है नहीं करती? हो गया। तो महिला क्या करती है? दोनों तरफ काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं और घर के अंदर भी काम करती है, घर वाला काम भी करती हैं। अच्छा, घर वाला काम तो करती ही कौन है? महिलाएं करती हैं। पुरुष तो करते नहीं है, अब तो करने लग गए, पहले नहीं करते थे। तो मतलब महिलाएं दोनों काम कर रही हैं, बाहर वाला भी और घर वाला भी। और पुरुष केवल कौन सा काम कर रहे हैं? बाहर वाला। तो अब लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंस क्या हो रहा है? जो महिलाएं जो काम कर रही है ना बाहर पे, बाहर और घर पे, उसके काम को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। वो लिखा हुआ है, बट दियर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्निशन। महिला को काम को इतनी तवज्जो नहीं दी गई है। काम तो कर रही है वो, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी गई है, इसलिए महिला क्या हो गई है? समाज में नीचे रह गई है बेसिकली, उनको वो ऊपर नहीं उठ पाई बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने बता दिया, मैन डू ऑल वर्क आउटसाइड द होम। सही बात है, घर के बाकी सारे काम कौन करेगा? पुरुष करेगा, ऐसा समाज ने बना दिया, मैं नहीं बोल रहा। तीसरा, दूसरा क्या बोल रहा है? मैन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क, यानी कि हाउस वर्क। अच्छा, एक जो मैन है ना वो घर के अंदर वाले काम कर सकता है, यानी कि वो कुकिंग कर सकता है, वो वॉशिंग भी कर सकता है, वो क्लीनिंग भी कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा वो ये काम? जब उसको पैसे मिलेंगे। वो करता भी है। अब देख लीजिए बाहर मार्केट में, बड़े बड़े होटल्स में कुक कौन होता है? पुरुष होते हैं। सफाई करने वाले कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। ठीक है, तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है आदमी, लेकिन जब कब करता है काम? जब उसको पैसे मिलते हैं। तो वो लिखा हुआ है, ठीक है ना? एग्जाम्पल के कुक्स इन होटल। तो मैंने क्या बताया बेसिकली आपको? ये मैंने बताया कि काम के बेसिस पे मेल और फीमेल में क्या कर दिया गया है? डिवीजन क्रिएट कर दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। प्राइवेट इज फॉर वुमेन्स एंड पब्लिक वर्क इज फॉर मेंस। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? सुनना यहाँ पे, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोला मैंने? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा एक चीज बताइए, मुझे बताइए सेक्सुअल डिवीजन क्या होता है? सेक्स में दो चीजें आती हैं, मेल और फीमेल। इसमें कितनी चीजें आती हैं? एक तो मेल और एक फीमेल, ये तो आता है सेक्स में। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। तो हमने क्या कर दिया? मेल और फीमेल का काम डिवाइड कर दिया। लेबर का मतलब यहाँ पे क्या है? काम। तो सेक्सुअल डिवीजन का मतलब क्या हो गया? मेल और फीमेल का डिवीजन कर दिया। किसके बेसिस पे? लेबर के बेसिस पे, काम के बेसिस पे।
ठीक है। तो देखो क्या कर दिया, वही कर दिया ना कि काम के बेसिस में मैंने दो दो डिवीजन कर दिए, प्राइवेट और पब्लिक। इसलिए पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। बात एक ही है ना, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन या फिर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमने काम के बेसिस पे मेल और फीमेल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा ये चीजें हमने बनाई है, हम इसको बदल भी सकते हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में सारी चीजें क्या हो रही हैं, बदल भी रही हैं। औरतें क्या कर रही हैं, काम भी कर रही हैं बाहर जाकर के, और पुरुष घर का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमने बनाई थी सोसाइटी में, और ये चेंज हो सकती है और चेंज हो भी रही है। ठीक है, तो ये तो क्या था बेसिकली आपका, बेसिकली कि क्या पब्लिक प्राइवेट डिवीजन क्या होता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा अभी तक, कि हमें देखा कि किस तरीके से काम को लेकर के एक धारणाएं बनी हुई हैं, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं लोगों के मन में, कि वो उन्होंने अपने मन में डिवाइड किया हुआ है कि ये काम तो केवल किसके लिए, महिलाओं के लिए, ये काम तो केवल किसके लिए, पुरुषों के लिए। मतलब वो काम सोचते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये तो पुरुष ही कर सकता है, ये महिला कर सकती है। जैसे आपके मन में भी कुछ इमेज बनी हुई है, मेरे मन में बनी हुई है, पहले से कम हो गई है मेरे मन में, पहले ज्यादा थी, ज्यादा इमेज बनी हुई थी महिला और पुरुष को लेकर के, अब थोड़ी कम हो गई है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक चीज बताइए, मैं आपको बोलूं कि आपकी प्राइमरी क्लास तक की टीचर कौन है, आपसे पूछे कि प्राइमरी क्लास तक की टीचर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा मैडम के बारे में ख्याल, कि एक फीमेल के बारे में, फीमेल टीचर के बारे में। आपको एक मेल टीचर के बारे में ख्याल नहीं आएगा अभी भी। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, बच्चों को संभालने के लिए तो कौन होता है, मैडम होती है, वो नहीं, जेंट्स नहीं होते। जेंट्स तो क्या होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर है, और तो पूछे कि कॉलेज में आपका प्रोफेसर कौन है, तो आपके दिमाग में आएगा क्या, आपके दिमाग में आएगा कि कोई जेंट्स की बात कर रहा है बेसिकली, आपके दिमाग में जेंट्स की इमेज बन जाएगी। एक प्रोफेसर का मतलब जेंट्स के हो गया, और जो छोटे बच्चों को टीचर का मतलब क्या हो गया, मैडम की बात कर रहे हैं। तो ये आपके मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, और अभी भी आता है, क्योंकि ये इमेज बनी हुई है, जल्दी से हट नहीं पाएगी ये चीज, स्टीरियोटाइप्स बनी हुई है माइंड में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कभी भी आपको आप पूछते हो कि एक लड़की से पूछते हो कि आपके पास कौन सा व्हीकल है, अब व्हीकल की बात चलती रहती है मान के चलो, तो मैं कभी लड़की से पूछता हूँ तो क्या पूछता हूँ कि आपके पास कौन सी स्कूटी है, उससे स्कूटी के बारे में पूछता हूँ, उससे बाइक के बारे में नहीं पूछता। निकलता ही क्या है बताइए, लड़के के सामने स्कूटी के वो निकलता है कि आपके पास स्कूटी कौन सी है। जब लड़कों से बात करता हूँ तो निकलता है कि आपके पास बाइक कौन सी है, क्योंकि स्कूटी का लिंक किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली उससे जुड़ा हुआ है महिलाओं से। तो अभी हुआ भी था मेरे साथ ऐसा, पहले बीच में किसी लड़के से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा था व्हीकल के बारे में कि तुम्हारे पास कौन सी स्कूटी है, तो स्कूटी मुंह से निकला। तो इस तरीके से तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारे दिमाग में क्या बनी हुई है, चीजों को लेकर के इमेजिनेशन बना हुआ है, कि माइंडसेट बना हुआ है, मेंटेलिटी क्रिएट कर दी गई हमारी कि ये चीज तो केवल इसके लिए है। तो आपकी भी सब लोगों की बनी हुई है, मोस्टली लोगों की बनी हुई है, क्योंकि वो चीज हट नहीं सकती, धीरे धीरे वो धीरे धीरे हटेगी तो समझ करके। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने देखा बेसिकली कि किस तरीके से हमने काम को लेकर के, चीजों को लेकर के हमने महिला और पुरुष में क्या कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं क्या यहाँ पे, देखो चीज बताइए, महिला काम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जा रही, वो घर के बाहर काम कर रही है, घर के अंदर काम कर रही है। तो क्या हुआ, क्या बताइए, इससे महिला क्या हो गई, परेशान हो गई, ये अति हो गई एक तरीके से महिलाओं के लिए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मतलब इनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा समाज में महिलाओं को। पुरुष क्या कर रहे हैं, इनको दबाया जा रहा है महिलाओं को। तो हुआ क्या बेसिकली, अब क्या कर दिया, महिलाओं ने अपनी आवाज को उठाना शुरू कर दिया, मतलब महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिए, प्रदर्शन शुरू कर दिए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। तो इसका मतलब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिए, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट। क्या स्टार्ट कर दिए, मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि किस तरीके से अपनी आवाज को उठाने के लिए महिलाओं ने क्या स्टार्ट कर दिए, अपने आप को उठाने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। तो देखते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे स्टार्ट हुए बेसिकली। देखो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, आंदोलन, और फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, महिलाओं से। एक्चुअली क्या हुआ कि महिलाओं ने क्या कर दिया, अपनी इक्वालिटी के लिए, बराबरी के दर्जे के लिए, कि हमको बराबरी का दर्जा दो, कि पुरुषों के बराबर दो दर्जा, कि हम बाहर का काम भी कर सके और घर का काम भी करें, लेकिन बाहर का काम भी करें, और हमारे काम को उतनी ही वैल्यू दो। मतलब समाज में इक्वालिटी का दर्जा पाने के लिए, बराबरी का दर्जा पाने के लिए महिलाओं ने क्या स्टार्ट कर दिए, आंदोलन स्टार्ट कर दिए। तो उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि समाज में क्या मिले, महिला और पुरुषों को बराबर दर्जा मिले, क्योंकि महिला और पुरुष बराबर है, हमने उसमें डिफरेंस क्रिएट किया है। बाई नेचुरल तो वो बराबर ही है ना, ऑर्गन के बेसिस पे डिफरेंस है, उनमें पार्ट्स के बेसिस पे डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस है नहीं, बाकी डिफरेंस तो हमने क्रिएट किए हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि और इक्वल बराबर का दर्जा मिलना भी चाहिए। तो क्या हुआ, महिलाओं ने अपनी बराबरी का दर्जा पाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। अब कैसे किए वो देखते हैं एक बार, यानी कि हाउ इट्स स्टार्ट, वो देखते हैं। हुआ क्या, देखो
वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। एक्चुअली क्या है कि एक कंट्री में या किसी भी, अच्छा ये जो प्रॉब्लम है ना सोशल डिफरेंस की, ये जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, केवल एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया की प्रॉब्लम है, वो पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है कि वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, पूरे वर्ल्ड में 50% स्ट्रेंथ किसकी है, फीमेल की है, मतलब 50-50 है मेल और फीमेल। फीमेल की थोड़ी अब थोड़ी सी हो सकता है कम हो गई हो, लेकिन पहले क्या थी 50-50 थी फीमेल की भी। बट दियर रोल इन द पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंथ तो कितनी है, 50% स्ट्रेंथ है इस पृथ्वी पे फीमेल्स की, लेकिन उनका जो रोल है किसमें, पब्लिक लाइफ में, स्पेशली किसमें, पॉलिटिक्स में, वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्या है, मिनिमम है, लिखा हुआ है देखो वही इन मोस्ट सोसाइटी, यानी कि सभी कंट्रियों में ऐसा है मेन, तो मोस्टली कंट्रीज में, मोस्टली सोसाइटीज में। आगे अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट एंड कंटेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिस। अच्छा पहले क्या थे, बेसिकली कौन अलाउड थे पब्लिक अफेयर्स में, यानी कि पब्लिक काम में, पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक अफेयर्स में, या वोट देने का जिनको अधिकार था वो केवल कौन थे बताइए, वो थे मेंस, यानी कि वुमेन्स को अधिकार नहीं था। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या भाई, क्या हुआ, पॉलिटिक्स में उसकी कोई क्या नहीं है, रोल नहीं है महिलाओं का, उनको कोई अधिकार भी नहीं है किसी भी तरह का पब्लिक अफेयर्स में। तो इसकी वजह से हुआ क्या, ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। तो जेंडर इशू थे ना वो पॉलिटिक्स में रेज होने लग गए, महिलाओं ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया, किसके थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू। तो जेंडर ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू द वुमेन। अच्छा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सुनो, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन या आंदोलन, प्रदर्शन या आंदोलन, और वोटिंग राइट्स, ठीक है। क्या किया वुमेन ने, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो वुमेन थी ना, उन्होंने क्या हुआ, वो ऑर्गेनाइज हुए, क्या हुए बताइए, ऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बताइए, उन्होंने एजिटेशन यानी कि प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए, किसके लिए, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू द वुमेन, यानी कि महिलाओं को क्या मिले, वोटिंग राइट्स मिले, क्या मिले, वोटिंग राइट्स मिले, वो भी क्या कर सकती है, वोट दे सकती है, उनके पास पहले राइट्स थे ही नहीं वोटिंग देने के, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो महिलाओं ने क्या स्टार्ट कर दिए, मतलब इन सब काम से क्या हुआ, प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, महिलाओं ने क्या स्टार्ट कर दिया, प्रदर्शन यानी कि एजिटेशन स्टार्ट कर दिया कंट्रीज में, ताकि वुमेन्स को राइट मिले किसका, वोटिंग का, ठीक है। आगे देखो, these agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities। अच्छा क्या हुआ, जो ये एजिटेशन थे, यानी कि जो प्रदर्शन थे, जो आंदोलन थे, इनमें इनमें किस चीज की डिमांड स्टार्ट हो गई, इनमें बेसिकली डिमांड स्टार्ट हो गई किसकी, एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि पॉलिटिकल और लीगल कामों में किसकी वो बढ़ाई, स्ट्रेंथ बढ़ाए, वुमेन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए, वुमेन्स को भी उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करने दें बेसिकली। ये किसकी डिमांड थी, एजिटेशंस की, यानी कि जो प्रदर्शन चल रहे थे ना महिला के द्वारा, वो डिमांड करने लग गए ऐसा कि हमको भी क्या दो, बराबरी का हिस्सा दो, किसमें, पॉलिटिकल में, लीगल कामों में, पॉलिटिकल कामों में, इस तरीके से। क्यों, एंड इंप्रूविंग दियर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, और उनको उनके लिए क्या करो, एजुकेशनल यानी कि पढ़ने का काम, और जो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, उनको बढ़ाओ, ये ऐसी मांग करने लग गई हो, ठीक है, महिला प्रदर्शनकारी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, मोर रेडिकल मूवमेंट्स more radical women's movements aimed at equality personal and family as well, these movements are called feminist movements। अच्छा क्या हुआ, ये तो क्या थे, केवल ये जो प्रदर्शन हो रहे थे छोटे मोटे कि वोटिंग राइट्स के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे हुए, क्या बोला मैंने, कुछ मूवमेंट्स तो ऐसे हुए महिला के द्वारा जिन्होंने अपने समाज में इक्वलिटी का दर्जा पाने के लिए क्या करने लग गए, वो लड़ने लग गए, मतलब उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। भाई ये केवल वोटिंग राइट्स के लिए था, ये अपने कैरियर के लिए था, ये इन्होंने क्या बोला, कुछ मूवमेंट तो ऐसे स्टार्ट हुए महिला के द्वारा, उन्होंने ये बोला कि हम तो पूरे समाज में अपना इक्वालिटी लेके रहेंगे, हमको क्या मिलनी चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, पुरुष और महिला क्या नहीं है, अनइक्वल नहीं है, वो बराबर है, तो हमको बराबरी का दर्जा दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बेसिकली केवल वोटिंग राइट्स तक सीमित था, फिर कैरियर तक, एजुकेशन तक आया, उसके बाद किस तक आया बताइए, उसके बाद इक्वालिटी के दर्जे तक क्या आ गया, ये मूवमेंट स्टार्ट हो गए, यानी कि बराबरी का दर्जा पाने के लिए महिला के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट होने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अच्छा कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो लोग है ना, यहाँ पे फेमिनिस्ट को गलत तरीके से ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, तो लोग क्या सोचते हैं, फेमिनिस्ट को ये बोलते हैं कि केवल ये बंदा महिलाओं की बातें कर रहे हैं, मतलब पुरुषों को इग्नोर कर रहा है, ये चाहता है कि महिलाएं ऊपर आ जाएं समाज में और पुरुष क्या जाए नीचे। नहीं, फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता, फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो महिलाएं दबी हुई है ना,
जो नीचे हैं उनको ऊपर लेके आए, और किसके बराबर लेके आए, पुरुषों के, यानी कि पुरुष और महिलाएं समाज में दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि पुरुषों को नीचे रख दें और महिला को ऊपर कर दें, ऐसा नहीं होता। फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि महिला को दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेसिकली, फेमिनिस्ट मूवमेंट इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये रहेगा इसके बाद कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही जेंडर इशू पॉलिटिक्स में आया, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद उसको क्या क्या एडवांटेज हुए, महिला को क्या क्या एडवांटेज मिले, वो हम देखने वाले हैं एक बार, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जेंडर डिवीजन के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिटिक्स में आने से क्या क्या एडवांटेज मिले महिलाओं को, हम ये देखने वाले हैं क्या क्या फायदे मिले, कि जैसे ही जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में लाया गया उसको क्या क्या फायदे मिले। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है, इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। वुमेन्स की जो पब्लिक लाइफ थी वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, पहले से बेटर हो गई बहुत ज्यादा पब्लिक लाइफ, मतलब वो पब्लिक में काम कर सकती है इजीली, पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक ऑफिस में इजीली, उनको राइट्स मिल गए बेसिकली। अब कैसे, देखो आपने देखा होगा कि वी नाउ फाइंड वुमेन्स वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो महिलाएं वो क्या बन रही है, साइंटिस्ट, हर फील्ड में काम कर रही है, आपको पता है हर फील्ड में। वो क्यों कर पा रही है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, यानी कि जेंडर इश्यूज का क्या हुआ, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ, वो पॉलिटिक्स में आई वो इशू, इसकी वजह से क्या हो पा रहा है, महिलाओं के सब काम करने की क्या मिल गई है, फैसिलिटी मिल गई है, मतलब उनका पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक लाइफ क्या हो गई, इंप्रूव हो गई है बेसिकली, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक अफेयर्स इज वेरी हाई। क्या बोल रहा है, कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये कंट्री ऐसी जहां पे पब्लिक अफेयर्स में यानी कि पब्लिक के काम में महिलाओं का रोल ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, पुरुषों के कंपैरिजन में, मेल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ तो ये कंडीशन है बेसिकली, आप चेक कर लो, ठीक है। और ये कंट्री अच्छी खासी भी है, ये अच्छा, ये जो ये कंट्री है ना, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये डेवलप कंट्री भी है बहुत ज्यादा, इनका एक इंडेक्स होता है चेक करने का, तो समझ गए, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे बेसिकली यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया कि जैसे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ जेंडर डिवीजन का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, महिलाओं की जो लाइफ है वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, अब वो पहले से काफी सारे काम कर सकते हैं पब्लिक लाइफ के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये पब्लिक लाइफ किसकी इंप्रूव हुई है, केवल एक कंट्री की नहीं, सभी कंट्री की मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुए थे बताइए, आंदोलन हुए थे महिलाओं के द्वारा, प्रदर्शन हुए थे, एजिटेशन हुए थे, ठीक है। तो उन क्या हुआ, उन प्रदर्शन का क्या हुआ, बेसिकली फायदा मिला किसको, महिलाओं को। तो पूरे वर्ल्ड को फायदा मिला है, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को फायदा मिला है, ठीक है ना। तो ये हो गया ये वाला। अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है, इंडिया में महिलाओं को जो स्थिति है वो कैसी है। अब इंडिया की बात कर रहे हैं, इसके बाद किसकी बात करेंगे, इंडिया की, कि इंडिया में महिलाओं का जो सिस्टम है वो कैसा है, महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया में बेसिकली कौन सा सिस्टम है ना, और इंडिया में महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अभी भी, यानी कि आजादी के बाद भी अभी भी कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कितने उनको राइट्स मिले हुए हैं और कितने नहीं मिले हुए, वो देखते हैं। अच्छा, मैंने पूरे टॉपिक यानी कि हम क्या पढ़ने वाले इस टॉपिक में, डिसएडवांटेज, क्या पढ़ने वाले, वुमेन्स को क्या क्या अभी भी फायदे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैंने पूरे टॉपिक को यहाँ पे जितने भी डिसएडवांटेज हैं उनके साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, मैंने पूरे को बोर्ड पे लिख लिया है। अब क्या बोर्ड पे स्पेस कम थी, सारे टॉपिक को बोर्ड पे लिखना था, इसलिए थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अवर कंट्री देयर इज स्टिल मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब अभी भी क्या है बताइए, सोसाइटी में मेल का डोमिनेशन है, मेल का वो क्या है, दबदबा ज्यादा है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी को पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहां पे मेल का दबदबा ज्यादा होता है वुमेन के कंपैरिजन में, यानी कि मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हर तरीके से, तो वो होती है पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो आपके डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, आप देख लेना, उसको लिख के आ जाना, ठीक है। ओके, अगली का लिखा, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशंस इन द वेरियस वेज। क्या बोल रहा है बताइए, वुमेन को फेस करना पड़ता है क्या, काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, पार्शियलिटी, उनके साथ क्या होता है, पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है, समझ रहे हो, उनको काफी सारे क्या फेस करने पड़ते हैं, डिसएडवांटेज, नुकसान फेस करने पड़ते हैं, काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है उनको, उनके साथ अन्याय होता है बेसिकली, ठीक है। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज उनको फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से उनके साथ क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, 5 तरह की क्या लिखी हुई है आपकी बुक्स में, डिस्क्रिमिनेशन लिखी हुई है, 5 तरह के उनके साथ डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं जो वुमेन्स को अभी भी फेस करने पड़ते हैं, है ना, आजादी के बाद भी, आजादी के बाद भी, किस सिस्टम में, पेट्रियार्कल सिस्टम में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ठीक है। तो देखते हैं, पहला कौन सा बताइए, लिटरेसी रेट। अभी भी क्या बताइए, महिलाओं की लिटरेसी रेट बहुत कम है, आजादी के बाद भी कितनी बताइए, मेल की कितनी है, 76%, यानी कि 100 में से 76 लोग क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे, लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे, जो पढ़ सकते लिख सकते हैं।
और फीमेल कितनी है, केवल 100 में से 54 ओनली। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों बताइए? ऐसा इसलिए है बिकॉज फीमेल लिटरेसी रेट इज लो बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर द बॉयज एजुकेशन। पेरेंट्स केवल प्रेफर करते हैं किसके एजुकेशन के लिए, बॉयज के एजुकेशन के लिए, यानी कि वो फीमेल्स को पढ़ाते ही नहीं है, वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। क्यों? उनको लगता है कि लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी, तो इन पे पैसा वेस्ट करना बिना मतलब में बेकार है, मतलब पैसा वेस्ट करना एक तरीके से। तो लड़कों को पढ़ाओ, वो फ्यूचर में काम भी आएंगे, सहारा बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो वो हो गया, समझ में आ गया। तो लिटरेसी रेट अभी भी कम है फीमेल्स की, क्योंकि ये मेंटेलिटी है पेरेंट्स की कि हम केवल किसको पढ़ाएंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे, इस वजह से। दूसरा क्या बताइए, प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इज हाईली पेड इज स्टिल वेरी लो। क्या बोल रहा है कि जो वुमेन का जो प्रोपोर्शन है किसमें, हाईली पेड जॉब में, जो हाईली वैल्यू की जो जॉब होती है ना, अच्छी खासी जॉब होती है, उसमें वुमेन्स का प्रोपोर्शन अभी भी कम है, अभी भी कम है। हाँ ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, वेरी लो। ठीक है, ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 आवर मोर देन मैन एवरी डे। क्या बोल रहा है, इनफैक्ट इंडिया में ऑन एन एवरेज जो महिलाएं होती है ना, वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। ऑन एन एवरेज, एक एवरेज निकाला गया कि कौन ज्यादा काम करता है वीक में, महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, पुरुष ज्यादा काम करते हैं। तो जब एवरेज निकाला गया तो हमने ये पाया बेसिकली कि महिलाएं 1 घंटा ज्यादा काम करती है ऑन एन एवरेज, किसके तुलना में, मेल की तुलना में, पुरुषों की तुलना में, है ना। फिर भी क्या नहीं किया जा रहा बताइए, फिर भी उनके काम को कोई भी वैल्यू नहीं किया जा रहा। अच्छा क्यों नहीं किया जा रहा बताइए, वो इसलिए नहीं किया जा रहा, बट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर नॉट वैल्यूड। क्योंकि उनका जो मोस्टली काम होता है वो क्या नहीं होता, पेड नहीं होता, वो फ्री में करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, घर का काम होता है, तो इसलिए क्या नहीं किया जाता, उनके काम को वैल्यू नहीं किया जाता। क्योंकि मोस्टली काम क्या करते हैं, घर पे करते हैं वो, और उनको पैसा मिलता नहीं है, तो इसलिए उनको काम को वैल्यू किया नहीं जाता। जबकि वो ज्यादा काम करती हैं, किससे ज्यादा काम करती है, पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं और कई महिलाएं तो दोनों काम करती हैं, घर पे भी और बाहर पे भी, आप देख लीजिए। ठीक है, थर्ड क्या बताइए, इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ वर्क वुमेन्स आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम। क्या बोल रहा है देखो, कि कुछ मोस्ट जितने भी एरियाज है ना काम के, जितने भी ऑलमोस्ट एरियाज ऑफ वर्क, काम के जितने भी फील्ड्स हैं, उसमें वुमेन को, औरतों को पैसा कम मिलता है, किसके कंपैरिजन में, पुरुषों के कंपैरिजन में, जबकि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, जबकि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं। अब चेक कर लीजिए, किसमें भी उठा लेके देख लीजिए आप। आपका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे बॉलीवुड, कि बॉलीवुड में आपको देखते होंगे कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट्रेस भी और एक्टर भी, मेल भी फीमेल भी, लेकिन पैसा कम किसको मिलता है, एक्ट्रेस को। कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो, कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस, कितना भी उसका नाम हो, चाहे वो पूरी की पूरी जो मूवी है ना एक्ट्रेस के दम पे चल रही हो, लेकिन फिर भी उसको पैसा बहुत ज्यादा कम मिलता है मेल की तुलना में। ठीक है, तो काफी सारे फील्ड ऐसे हैं, आप देख सकते हो अपने आसपास, आप चेक कीजिएगा कौन कौन से ऐसे फील्ड है। ठीक है, तो पैसा महिला को, ये जनरल बात है, ये तो सबको पता होनी चाहिए, और सबको पता भी होगी कि महिला को पैसा कम मिलता है, पुरुषों के मुकाबले कम मिलता है, जबकि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो हैपेंस आफ्टर इनएक्टमेंट ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। क्या बोला हुआ है कि एक एक्ट पास हुआ था, कब एक्ट पास हुआ था, एक्ट को अप्लाई किया गया था, कब किया गया था, कौन सा एक्ट था वो, था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, यानी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्या मिले, रेम्यूनरेशन मिले, इसके लिए 1976 में ये एक्ट पास किया गया था। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है बताइए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेजेस नहीं मिल रही, जबकि वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी सेम वेजेस नहीं मिल रही। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में एक डिसएडवांटेज ये है कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, मतलब होता क्या है बेसिकली, सेक्स सिलेक्टिव मतलब जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स वो क्या करवा देते हैं, अपने बच्चों का अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या, यानी कि पेट में उसको मरवा देते हैं। आपने सुना होगा बेसिकली कि जो महिला, जो पेरेंट्स होते हैं, उसको पता चलता है कि जो पेट में इसके लड़की है, बेसिकली लड़की पैदा होने वाली है, पता तो चली जाते हैं ना कि लड़का है लड़की है आजकल, तो वो क्या करवा देते हैं, पेट में उनको क्या करवा देते हैं, मरवा देते हैं लड़कियों को, वो पैदा होने देते ही नहीं है, बेसिकली वो चाहते हैं कि लड़का पैदा हो, तो उसको बोलते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, यानी कि सेक्स को, सिलेक्टिव सेक्स को क्या करवा देते हैं, वो अबॉर्ट करवा देते हैं, उनकी हत्या करवा देते हैं, यानी गर्ल्स को, केवल गर्ल्स को मरवा देते हैं। पर उनकी मेंटेलिटी है, उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ बनेगी, हमको लड़का चाहिए, लड़का हमारे फ्यूचर में काम आएगा, इसके तो शादी हो जाएगी, शादी करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, वही समाज की मेंटेलिटी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, अब इसकी वजह से हो क्या रहा है बताइए, हम जब लड़कियों को मरवा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स, लड़कियां कम होती जा रही हैं, लड़कियां कम होती जा रही हैं। चाइल्ड सेक्स का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेक्स का मतलब ये होता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां कितनी है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो दिस इज अ चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 लोगों पे, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां थी, 919 भारत में,
केवल कितनी 919, लड़के कितने 1000 और लड़के कितनी केवल उनके लिए 919। अच्छा ये रेशो और भी कम हो गया, देखो चेक करो कि बाद में तो कितनी बची, केवल 850 लड़कियां बची 1000 लड़कों पे, और बाद में और भी कम हो गई 800। कुछ स्टेट्स में तो ऐसा है कि 800 तक पहुंच गई ये बात, जैसे हरियाणा वगैरह में। अच्छा ये जो रेशियो है वो केरल में ज्यादा है भाई, केरल में लड़कियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। केरल में तो जो रेशियो है वो 90-50 के पार है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा क्या लड़कियां हैं वहां पे, लिटरेट भी है वहां पे। हरियाणा में सबसे कम है, मतलब कम है बेसिकली। तो ये क्या है बताइए, इस तरीके से चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है, मतलब लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है बेसिकली। 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियां क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेंटेलिटी, ठीक है, पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो 4 हो गए, फिफ्थ मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये पूरा फिफ्थ है, ध्यान रखना ये पूरा फिफ्थ है, ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अच्छा क्या हो रहा है बेसिकली, अभी भी क्या हो रहा है बताइए, महिला का हर तरीके से क्या हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, उनका वायलेंस हो रहा है बेसिकली, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। आप देखते हो किस तरीके से किया जा रहा है, सेक्सुअल हरास किया जा रहा है, पीटा जा रहा है उनको, ठीक है। कैसे देखो, अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली बिकम अनसेफ। अच्छा जो अरब, दो तरह के एरिया होते हैं, अर्बन और रूरल, दोनों में लड़कियां सेफ नहीं है, अर्बन एरिया में भी और रूरल में भी, गांव में भी और शहरों में भी। आपको पता होगा शहरों में लड़कियां सेफ का है, आजकल तो कितने सारे क्या होते रहते हैं बताइए, केसेस होते रहते हैं, आप सुनते हो दिल्ली में, कोलकाता में कितने सारे केसेस हुए थे, ठीक है। तो लड़कियां सेफ नहीं है, शहरों में भी सेफ नहीं है। दूसरा, दीज आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर होम फ्रॉम बीटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा घर पे तो सेफ है ही नहीं, घर पे भी क्या नहीं है, लड़कियां अपने सेफ नहीं है, उनके साथ क्या होता है बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, जैसे पीटना, दहेज मांगना। जो लड़कियां जो शादी करके जाती हैं वो उनके ससुराल वाले क्या करते हैं, दहेज मांगते हैं उनसे बार बार हर बातों पे, ये तो उनको पीटते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होती है, ध्यान रखना। भारी अत्याचार कम होता है लड़कियों के साथ, और घर पे जो अत्याचार होता है लड़कियों के साथ वो ज्यादा होता है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा हरासमेंट, सबसे ज्यादा वायलेंस लड़कियों का घर पे ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये गलतफहमी हटा देना कि बाहर वाले करते हैं, घर वाले ही करते हैं सबसे ज्यादा, वो भी ससुराल वाले, ये ध्यान रखना। और एक चीज तो मैंने भी देखी हुई है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिलीज में मतलब तो मैंने तो इसको मतलब बहुत डीपली देखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मैंने बताइए, ये हो गया अपने पास डिसएडवांटेज जो वुमेन्स को अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी कैसी बताइए, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब वो मेंस को इंपॉर्टेंस अभी भी ज्यादा देती है जबकि वुमेन्स को कम देती है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया बताइए, इस तरीके से ये वाला पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। क्या बोला मैंने, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसको और देखते हैं, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि वुमेन का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिया में क्या है, ज्यादा है कम है, वुमेन्स पॉलिटिक्स में ज्यादा है या कम है, उनको सीट ज्यादा मिली हुई है कम मिली हुई है, तो वो देखते हैं एक बार। अच्छा हुआ क्या बेसिकली, आपने जो अभी डिसएडवांटेज पढ़े महिलाओं को कि क्या क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहा था, उसका रीजन एक ये भी था कि वुमेन्स का जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में वो क्या बहुत कम है, उनको सीटें दी नहीं गई है पॉलिटिक्स में, उनकी जगह बहुत कम है अभी भी पॉलिटिक्स में, उनको आगे बढ़ने दे नहीं रहे कि वो महिलाएं अपने किस में आए, पॉलिटिक्स में आए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रही है बेसिकली, उनको काफी सारे क्या उठानी पड़ रही है, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन उठानी पड़ रही है। तो वो लिखा हुआ है कि व्हाई वुमेन आर फेसिंग द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ लेस रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। तो वो लिखा हुआ है in India the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength the first time in 2019। क्या लिखा हुआ है कि इंडिया के लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में जो वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, वो बहुत ही कम है, मतलब सरकार में, लेजिस्लेचर में कितना है बताइए, ये आपका मैक्सिमम कितना गया था 14.36%, 14.36% गया था मैक्सिमम, कब गया था 2019 में, 2019 में। और बाकी किसका था, बाकी मेल का था, पुरुषों का था, महिला को कितना था केवल 14.36%, ये तो मैक्सिमम था 2019 में, उसके बाद तो कभी ज्यादा गया ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इतना कम क्या है बताइए, क्या कंट्रीब्यूशन, इतनी कम सीटें हैं बेसिकली महिलाओं की, ठीक है, किसमें, लेजिस्लेचर में। तो बताइए कंट्रीब्यूशन कम है ज्यादा है, कम है बेसिकली, रिप्रेजेंटेशन क्या है महिलाओं का कम है। आगे देखिए, देयर शेयर इन स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। अच्छा स्टेट असेंबली में भी कम है भाई, जो सेंट्रल में जो वो है उसमें भी कम है, और जो स्टेट है उसमें भी क्या है
उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, उनकी सीट्स कम है बेसिकली। कितनी बताइए? लेस देन 5%। कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन्स बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, क्या बोल रहा है कि कैबिनेट्स आर ऑल लार्जली ऑल मेल, यानी कि अगर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कौन बनती है, कोई महिला भी बनती है ना, तो उसके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री या अदर मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, जो भी, वो क्या होते हैं? मोस्टली पुरुष ही होते हैं। मतलब एक महिला के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर मोस्टली क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, मतलब महिला नहीं होती है। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये क्या, ये चीज क्या दिखा रही है? बेसिकली ये चीज शो कर रही है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। अगर देखो, इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। उसमें आप देख लेना, इंडिया सबसे लास्ट में है बेसिकली, इंडिया सबसे लास्ट में है। वो डायग्राम किसको दिखा रहा है? वो डायग्राम दिखा रहा है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। क्या दिखा रहा है? वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। तो इंडिया सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे है बेसिकली। तो इंडिया की कंडीशन तो बहुत ही बेकार है बेसिकली, मतलब इंडिया में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है? बहुत कम है, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ये मेरे पता क्या हो गया, तो ये चीज, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है बेसिकली कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंडिया की पॉलिटिक्स में काफी कम है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के जो महिला है उसको क्या करना पड़ रहा है? डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो अब इसका तरीका क्या बताइए? अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसको महिला को कैसे हम आगे बढ़ाएं? अगर हम महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दे, महिला की सीट बढ़ा दे पॉलिटिक्स में, तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमको क्या करनी है बेसिकली? अब महिलाओं की सीट बढ़ानी है पॉलिटिक्स में। तो कैसे बढ़ाएं? उसका तरीका है, क्या करते बताइए? अगर मैं महिलाओं को क्या दे दूं? रिजर्वेशन। मैं मतलब अगर सरकार क्या देते, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दे, उनकी सीट फिक्स कर दे कि इतनी सीट तो होनी चाहिए महिलाओं की, तो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है ना? हो सकती है बिल्कुल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या बताइए? वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज हैड बीन डिमांडिंग रिजर्वेशन एटलीस्ट 1/3, यानी कि 33%। कितना? 1/3 का 33% परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो, ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। यानी कि अगर हम स्टेट असेंबली में, लोकसभा में और राज्यसभा में अगर हम महिलाओं को कितनी सीट दे दें, महिलाओं को अगर हम 33% सीट दे दें, तो क्या हो बताइए? वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा हो जाएगा, और जो वुमेन्स की जो प्रॉब्लम है वो क्या होने लग जाएंगी? धीरे धीरे सोल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। अब कैसे तुमको रिजर्वेशन, उनके लिए एक बिल पास किया गया। क्या पास किया गया बताइए? वेल रिजर्वेशन एक्ट, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 हैज बीन पास्ड व्हिच गिव 33% रिजर्वेशन। तो इसके लिए एक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। क्या बनाया गया? वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो ये बिल आपका पास हो चुका है, काफी सालों तक ये पास नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पास हो चुका है, जिसके थ्रू वुमेन्स को 33% क्या मिल चुका है बताइए? आपका रिजर्वेशन मिल चुका है, 33% सीट फिक्स हो चुकी है। किसमें? स्टेट असेंबली में और सेंट्रल उसमें लेजिस्लेचर में, बेसिकली असेंबली में, ठीक है, ओके, यानी कि लोकसभा में, ठीक है। तो ये क्या? अच्छा, ये जो कंसेप्ट लिया गया कि लोकसभा में और राज्यसभा में, मतलब स्टेट असेंबली में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये किससे लिया गया? ये लिया गया किससे? लोकल गवर्नमेंट से। एक चीज बताइए, लोकल गवर्नमेंट में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट्स में महिलाओं को सीट दी गई थी, महिलाओं को रिजर्व किया गया था उनकी सीटें, क्या कहते हैं ना, म्युनिसिपैलिटीज में, पंचायत में, कितना? 33%। तो ये जो कंसेप्ट है कि लोकसभा में भी और जो आपकी स्टेट असेंबलीज है उसमें भी क्या मिलना चाहिए? महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपका कहां से लिया गया है? लोकल गवर्नमेंट से लिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को सीट फिक्स कर दी गई, तो हमारे तो लोकसभा में भी क्या कर दो, लोकसभा में और स्टेट असेंबली में क्या कर दो, महिलाओं को सीटें फिक्स कर दो। कितनी? 33%। तो इस तरीके से, तो ये हमारे क्या था, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बताइए वुमेन्स की, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम था पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से उनको डिसएडवांटेज मिल रहा था, और हमने क्या कर दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, जिसके थ्रू क्या होगा, उनका सोल्यूशन धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम सोल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे लास्ट में, छोटा सा हेडिंग दिया हुआ है, क्या वुमेन्स, क्या जेंडर इशू पॉलिटिक्स में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जेंडर इशू के पॉलिटिक्स में आने से क्या हुआ बताइए, जेंडर, जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, महिलाओं की प्रॉब्लम में काफी सुधार आया है, महिलाएं काफी ऊपर उठी हैं, महिलाओं को काफी सारे क्या मिले बताइए, अधिकार मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जेंडर इशू पॉलिटिक्स में आना क्या रहा, बेहतर रहा, जेंडर इशू का पॉलिटिक्स में आना बेहतर रहा, अच्छा रहा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।